के केसेस के अंदर ये देखा गया है कि वुमेन रिजाइल्स वो पैसे लेके मना कर देती है कि मेरे साथ ऐसी कोई घटना घटी है। ऐसी सोच वाली लड़कियां बिल्कुल सोसाइटी में एग्जिस्ट करती हैं, जो मल्टीपल शादियां करती हैं, हर बार एलिमनी ली और चली गई। ये धंधा है। चहल और उनकी वाइफ, अभी रिसेंटली उनका डाइवोर्स फाइल हुआ है। 60 करोड़ एलिमनी ली गई है। 60 करोड़। मेंस राइट एक्टिविज्म किस लेवल तक और जाना चाहिए हमारी सोसाइटी में? मुझे बड़ी हैरानी होती है जब लोग कहते हैं कि मेंस राइट एक्टिविज्म हैज़ टेकन रूट्स। 2017-18 में एक जजमेंट आई सुप्रीम कोर्ट की, कंसेंटिंग एडल्ट्स के बीच में अननेचुरल सेक्स को भी लीगलाइज कर दिया गया। मैंने 51 लोगों के खिलाफ एफआईआर देखी है। दहेज वाले केस में जेल बंद होगी, नहीं अब तो हम बेटे को बोलेंगे अननेचुरल सेक्स करो, जीजा को बोलेंगे तू छेड़। ऐसी अभी एक रिसेंटली एक मूवी आई है यामी गौतम और प्रतीक गांधी की। स्ट्रिप क्लब में जाती हैं काफी सारी लड़कियां, 8-10 लड़कियां, और स्ट्रिपर होता है। लड़कियों ने लिटरली उसके कपड़े उठा के फेंके। लड़की जो करती है वो सब सही है, लड़का वो करेगा तो वो गलत हो जाए। लड़की के एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशंस को एम्पावरमेंट टूल माना जाता है। प्रमोशन का टाइम आता है या जब आपकी रिव्यूज होते हैं, कहते हैं सेक्सुअल हरासमेंट के केसेस अचानक से बढ़ जाते हैं। देखिए, कोई भी रिलेशनशिप होता है, फ्रेंडशिप होती है, शादी होती है ना, इट इज अ रिजेक्शन प्रोसेस। एक मूवी आई थिंक आपने भी प्रोड्यूस की थी, इंडिया सन्स, तो उसका कॉन्सेप्ट क्या है? सारे केसेस मनी के ऊपर रिजोल्व हो रहे हैं। द मैसेज व्हिच आई गिव टू ईच एंड एवरी इंडिविजुअल, मेक मोर मनी। हेलो, नमस्कार टू वॉइस मैटर्स। आज हमारे साथ एक बहुत ही खास मेहमान हैं, मिस्टर सोनी जी, जो कि मेंस राइट एक्टिविस्ट भी हैं। एंड हमें भी ऐसा लगता है कि ये आवाज़ उठनी चाहिए, आगे लोगों तक जानी चाहिए। तो आइए करते हैं उनका स्वागत। वेलकम सोनी जी। थैंक यू यशपाल, थैंक यू टाची, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो। द वॉइस मैटर्स। आई थिंक फाइनली सम वॉइस विल बी हर्ड अबाउट मेन। बिल्कुल बिल्कुल सर, तो यही है, मतलब एक ऐसी आवाज जो आई थिंक कहीं ना कहीं दब रही है, तो उसी को उठाने का कोशिश था। और आप उस फील्ड में एक्सपर्ट हैं, तो बस यही था कि आपके पर्सपेक्टिव से सोच सुने कि क्या चल रहा है, किस टाइप के केसेस आ रहे हैं, किस टाइप के इश्यूज आ रहे हैं। तो सर बताइए। बहुत सारे इश्यूज आ रहे हैं जो रिलेटेड टू मेन हैं, और सबसे उसमें एक इम्पॉर्टेंट इशू है, वो है मिसयूज़ ऑफ लॉ। जिस तरह के कानून पिछले कुछ सालों में बने, और बने तो बहुत पहले भी थे, पर कुछ सालों से जिस तरह के कानूनों में चेंजेस आए हैं, और जिस तरह की एक लिबर्टी सिर्फ और सिर्फ एक ही जेंडर को दे दी गई है, और कुछ और देखा नहीं जाता है, कुछ और सुना नहीं जाता है, तो मेन एंड वुमेन कन्फ्लिक्ट के अंदर जो है, men have always been on the losing side now, especially when it comes to dowry laws, domestic violence laws, sexual harassment laws, rape laws, molestation laws. ये लॉज ऐसे हो गए हैं कि लड़की ने खड़े होके कह दिया कि मेरे साथ ये हुआ है, तो पूरी सोसाइटी, पूरी पुलिस, पूरी जुडिशरी, पूरा एग्जीक्यूटिव यही मानता है कि ऐसा ही हुआ होगा। उसके कॉन्ट्रेरी कोई प्रूफ्स देखे नहीं जाते हैं, कोर्ट के अंदर जाकर ही कोई समाधान मिलता है। और ये जो प्रोसेस है, ये इतना रिगरस है, इतना भयावह है कि बाद में चाहे पुरुष बरी हो जाए, पर उसकी पनिशमेंट जो है, वो प्रोसेस इटसेल्फ बिकम्स पनिशमेंट। तो सर, आप जो नंबर बता रहे थे कि काफी केसेस होते हैं जिनमें केस तो फाइल कर दिया, बट अल्टीमेटली 90% से ज्यादा लोग बरी हो जाते हैं, तो ऐसा क्यों होता है? जब आप बोल रहे हैं कि लड़की के बोलने से केस फाइल हो जाता है या फिर कन्विक्शन हो जाता है, तो आप आरटीआई में जो बता रहे थे कि 90% केसेस में बरी हुए हैं, तो ऐसा कैसे होता है? 90% नहीं, लगभग 99% दहेज के मुकदमे, या 99% से भी ज़्यादा, और 2 से 2.5% दिल्ली के अंदर कन्विक्शन रेट है शायद रेप केसेस का, जो डेटा अभी तक मिला है। बहुत सारी कोर्ट्स तो ये डेटा देने से इनकार करती हैं कि ऐसा कोई डेटा हमारे पास है ही नहीं, जबकि उनको एनसीआरबी को हर बार वो डेटा देना होता है, नेशनल जुडिशियल काउंसिल को उनको वो डेटा देना होता है, पर वो हमें ये डेटा प्रोवाइड नहीं करते हैं। अब मेरी एक स्टेटमेंट है जिसको लेकर बहुत कंट्रोवर्सी हुई है। मैं कहता हूँ कि आदमियों को एक ही चीज़ पे कंसंट्रेट करना चाहिए, पैसा बनाने पर। अगर सारे केसेस पैसे पे ही सेटल होने हैं, पैसा फेंक के ही सेटल होने हैं, तो उसको एक ही चीज़ देखनी चाहिए, पैसा कमाना है। उसके बाद सेटल होंगे तो पैसा दे देंगे। रेप के केसेस के अंदर ये देखा गया है कि वुमेन रिजाइल्स फ्रॉम द स्टेटमेंट, वो पैसे लेके मना कर देती है कि मेरे साथ ऐसी कोई घटना घटी है। दहेज के मुकदमों में एक कॉम्प्रोमाइज़ होता है, और कुछ कॉम्प्रोमाइज़ में एक लड़की को कुछ अमाउंट दे दिया जाता है, उसके बाद वो केसेस क्वैश हो जाते हैं।
इसीलिए कोई कन्विक्शन होती नहीं है। दहेज के मसलों में मैंने पिछले कई सालों से एक भी कन्विक्शन नहीं देखी है दिल्ली के अंदर। कोई होगी इक्का-दुक्का तो मेरी नज़र में नहीं आई है शायद, बट मैंने पिछले कुछ सालों से दिल्ली के अंदर एक भी कन्विक्शन नहीं देखी है दहेज के मसलों में। पर दहेज के मसले चलते कितने साल हैं? 3 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल। तो प्रोसेस इटसेल्फ इज़ अ पनिशमेंट, इसके अलावा कोई पनिशमेंट नहीं होती है और पैसे दे दो तो वो सब खत्म हो जाता है। कोई दहेज नहीं एक माँगा भी कहता। कन्विक्शन नहीं देखा, मतलब ये तो बहुत बड़ा रियलिस्टिक डेटा की अगर हम बात करें तो ये तो बहुत सैड रियलिटी है इसका मतलब। तो ये मतलब सिर्फ ये सारे केसेस जो मर्द हैं उनको टॉर्चर करने के लिए, उनको हैरेस करने के लिए फाइल किए जाते हैं क्या? उनको एक्सटॉर्ट करने के लिए फाइल किए जाते हैं। और एक्सटॉर्शन किस टाइप से, मेंटली, फाइनेंशियली? फाइनेंशियली जब सारे के सारे केस पैसे पे ही सेटल होने हैं, आज तक मैंने जितने भी एग्रीमेंट्स देखे हैं, उसमें लड़के ने कुछ पैसे दिए होते हैं लड़की को, अपनी बीवी को, अपनी एक्स वाइफ को, एलिमनी, मेंटेनेंस, स्त्रीधन, उन सब के लिए कुछ पैसे दिए जाते हैं और हाई कोर्ट कहता है बिकॉज द पार्टीज हैव रीच्ड फॉर अ सेटलमेंट लेट अस क्वैश दिस केस। ओह! और सेटलमेंट आउट ऑफ द कोर्ट? नहीं, मेडिएशन सेंटर्स बने हुए हैं, कोर्ट के अंदर मेडिएशन सेंटर बने हुए हैं, वुमेन सेल में मेडिएशन सेंटर है, रिकंसिलिएशन सेंटर है, वहाँ पे बैठ के मेडिएशंस होते हैं, वहाँ पे बैठ के सेटलमेंट्स होते हैं। अच्छा, मतलब पैसा का लेन-देन भी वहीं डिस्कशन वहीं पे डिस्कशन होता है, बाकायदा लिखा जाता है उसको और कब-कब दिया जाएगा, कितना पैसा दिया जाएगा, कब-कब दिया जाएगा, सब लिखा जाता है उसके अंदर। बट क्या ये लॉ में है हमारे कि अगर आप इस तरह से सेटलमेंट कर रहे हो तो मतलब जो केस डिसमिस हो रहा है वो लीगल है? ये वो लीगल बिल्कुल लीगल है, मैट्रिमोनियल केसेस के अंदर ये बिल्कुल लीगल प्रोपोज़िशन है दैट इफ हस्बैंड एंड वाइफ हैव सेटल्ड देयर केसेस आउट ऑफ कोर्ट इन मेडिएशन सेंटर एनीवेयर, द हाई कोर्ट विल क्वैश दिस केस। Yes, and all these cases are settled on the basis of money. बट एक चीज और, आप बोल रहे हैं कि दहेज के केसेस फाइल होते हैं जो आदमी की फैमिली होती है उस पे, ठीक है? बट हमारे पिछले पॉडकास्ट में सुप्रीम कोर्ट की एक लॉयर आई थी, उन्होंने कहा था कि ऐसा भी रूल है कि जो दहेज दे रहा है वो भी क्रिमिनल है और जो दहेज ले रहा है वो भी क्रिमिनल है। तो सिर्फ आदमियों पे केस क्यों लगता है, जो लड़की वाले हैं उन पे केस क्यों नहीं फाइल किया? ये थोड़ी सी मिसस्टेटमेंट है। डॉवरी प्रोहिबिशन एक्ट में सेक्शन 3 में दहेज लेना और देना दोनों क्राइम्स हैं, बट सेक्शन 7 में ना एक सेविंग क्लॉज है कि जो इन्फॉर्मेंट है उसके ऊपर ये केस नहीं लग सकता है। तो जब लड़की ने इन्फॉर्म किया है कि मेरे फैमिली से दहेज लिया गया, मांगा गया, हमने दिया, तो वो इन्फॉर्मेंट होगी, उसके ऊपर दहेज का मुकदमा दर्ज नहीं होगा सेक्शन 3। तो ये तो लूपहोल हो गया ना? नहीं, लूपहोल तो है ही। मैं ये बिल्कुल मानता हूँ कि ये लूपहोल है। जैसे इस तरह के प्रोविजंस बहुत सारे केसेस के अंदर आते हैं, वो सेफगार्ड करते हैं इन्फॉर्मर को, बट जब इसका बेजा इस्तेमाल होने लगे तो वो ठीक नहीं है। एक और चीज सर, एलिमनी पे बहुत बात चलती है कि शादी हो गई आपने, और इनफैक्ट अभी जब ये एक काफी बिग फैट इंडियन वेडिंग चली थी 6 महीने साल भर, तो उस पे भी मैंने एक लड़की का कमेंट देखा था। उसने बोला कि यार ये इस लड़की की किस्मत बहुत अच्छी है, अगर मैं इसकी जगह पे होती, मैं 6 महीने इससे शादी करके रहती और 6 महीने बाद तलाक लेके मोटा एलिमनी लेके और फिर निकल लेती। तो ऐसी ऐसी सोच भी बन रही है लड़कियों की, उसके बारे में क्या कहना आपका? तो ऐसी सोच वाली लड़कियां बिल्कुल सोसाइटी में एग्जिस्ट करती हैं, जो मल्टीपल शादियां करती हैं। अभी केरला में एक केस आया था जिस लड़की ने 7 शादियां करी, हर बार एलिमनी ली और चली गई। कर्नाटका हाई कोर्ट ने एक केस ऐसा ही क्वैश किया है और लड़की और बल्कि पुलिस से मांगा है कि इसने कितनी शादियां करी और कितनी बार एलिमनी ली है। तो ये धंधा है कुछ लड़कियों के लिए। ऐसा ही एक जो रिसेंट वायरल हो रखा है, वो एक क्रिकेटर हैं चहल, चहल। और उनकी वाइफ, अभी रिसेंटली उनका डाइवोर्स फाइल हुआ है। उससे पहले आई थिंक वो काफी र्यूमर्ड है कि 60 करोड़ एलिमनी ली गई है। 60 करोड़। र्यूमर्ड है, अब मुझे फैक्ट नहीं पता है क्योंकि मैंने कागज़ नहीं पढ़े हैं, बट र्यूमर्ड है। सोशल मीडिया पे र्यूमर्स बहुत ज़्यादा हैं कि 60 करोड़ एलिमनीज़ धनश्री वर्मा ने ली है बट चहल से। अनुश्री की फैमिली ने वो डिनाई कर दिया है अपने पब्लिक स्टेटमेंट में कि देखिए, मैं तो यही कह रहा हूँ, मैंने भी यही कहा कि ये र्यूमर है, अब सच क्या है मुझे नहीं पता है क्योंकि मैंने कागज़ नहीं देखे। जब तक मैं कागज़ नहीं देखूँगा मैं सच कैसे बता सकता हूँ? अच्छा, तो आज के टाइम में शोनी जी जैसे मेंस राइट एक्टिविज्म भी अब धीरे-धीरे बढ़ रहा है। हम कहीं-कहीं एक आग सुलगती हुई देखते हैं, कहीं पे कोई एक केस होता है और फिर ये आगे आता है। बट आपको क्या लगता है कि इसकी सोसाइटी में हमारी कितनी ज़्यादा और ज़रूरत है? बिकॉज़ ये जो भी रूल्स बने थे ये लड़कियों को, औरतों को सेफगार्ड करने के लिए बनाए गए थे। अब हम देखते हैं कि उनका एक तरह से शोषण किया जा रहा है, जो भी रूल्स लीगली बने हुए हैं।
तो आपको क्या लगता है कि जितने भी आपका एक्सपीरियंस है, जितने आपने फेक केसेस देखे हैं, लड़कों पे जो किए गए हैं, मेंस राइट एक्टिविज़्म किस लेवल तक और जाना चाहिए हमारी सोसाइटी में? मुझे बड़ी हैरानी होती है जब लोग कहते हैं कि मेंस राइट एक्टिविज़्म हैज़ टेकन रूट्स। मैं पिछले 17 साल से काम कर रहा हूँ इस पे। अभी हमने अतुल सुभाष के सुसाइड के ऊपर एक धरना किया था, जंतर-मंतर पर। अगर इतने मेंस राइट एक्टिविस्ट होते तो सारे वहाँ पहुँचे होते। बमुश्किल 250 लोगों की गैदरिंग थी वहाँ पे। बट बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। एक शेर याद आ रहा है, वो कहते हैं तेरी खामोशी तुझे जीने नहीं देगी, इस दौर में जीना है तो कोहराम मचा दे। पर हम फिर भी कोशिश जो हैं 8, 10, 15 एक्टिविस्ट जो हैं, लगे हुए हैं कि किसी ना किसी तरह कुछ कानून में परिवर्तन आए, कुछ सोसाइटी जागे और धीरे-धीरे परिवर्तन आ रहा है, ऐसा नहीं है। 2014 के बाद से डाउरी केसेस के अंदर अरेस्ट बंद हो गई है। जब मेरा केस चला था तो उस समय मुझे अरेस्ट होना पड़ा था, मैं 5 दिन जेल रहा था। मतलब बट सीधा केस डाला और सीधा का सीधा अरेस्ट बिना किसी इन्वेस्टिगेशन के। बिना किसी इन्वेस्टिगेशन के। आपकी स्टोरी भी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, मतलब जब तक वो केस आप पे फाइल नहीं हुआ था, तब तक आप एक काफ़ी अच्छे पैकेज पे, काफ़ी अच्छी सैलरी पे जॉब कर रहे थे। फिर आपको 5 दिन के लिए अरेस्ट कर लिया गया और उसके बाद आप मेंस राइट एक्टिविस्ट बन गए, लोगों की आवाज़ बने। तो एक बार आपकी स्टोरी बताएँगे सर? बड़ी सिंपल स्टोरी है। 2005 में शादी होती है मेरी, 2006 में बच्चा होता है। शादी में कुछ झगड़े होते हैं। मेरे उस समय के ससुर के ऊपर एक एम्बेजलमेंट का कोई केस चल रहा था। उनका बेटा उनके साथ रहता नहीं था, तो हर कुछ दिनों में वो मेरे पास आ जाते थे कि कभी थोड़े पैसे चाहिए, कभी 5,000, कभी 20,000, कभी 25,000। 2005-6 में ये ठीक-ठाक रकम थी, उस समय जितनी सैलरीज़ थी, उस हिसाब से अगर हर महीने देनी हो तो बहुत बड़ी रकम थी। कुछ समय पैसा दिया भी और बहुत थोड़ा पैसा वापस भी आया, ऐसा नहीं है। उनकी एक जैसे किसी को होता है ना कि इतने पैसे लिए, थोड़े से वापस कर दिए, बाकी दे देंगे। तो वो उस तरह से मेरे को फिर लगने लगा कि ये तो बड़ा ही विचित्र एक सिलसिला चल पड़ा है कि मैं पैसे देता रहूँगा। दूसरा मेरी बीवी को ये था कि क्योंकि मेरे ब्रदर मेरे पेरेंट्स के साथ नहीं रहता है, वो यूके चला गया था बाद में, और तो आपके पिताजी हमारे साथ क्यों रहते हैं? मैं हिसार से बिलॉन्ग करता हूँ। पिताजी रिटायरमेंट के बाद दिल्ली शिफ्ट हो गए और मैं अपने पिताजी के साथ ही रहने लगा दिल्ली में। जब हम रहते थे, शादी हुई तो हम इकट्ठे रहते थे। थोड़े समय में मेरे पिताजी भी रोज़ की झिक-झिक झगड़ों से परेशान होके वो भी हिसार चले गए, बट हमारी बनी नहीं। मैंने पैसे देने का टैप बंद कर दिया, फिर हमारे झगड़े ज़्यादा हुए। इस दौरान उसने बच्चा लेके वो चली गई एक बार, मैं बच्चा लेके वापस आ गया, फिर सेटलमेंट हुई। फिर उसके बाद उन्होंने प्रॉपर प्लान करके, जब मैं कलकत्ता गया हुआ था, तो पूरा घर साफ़ किया, ईच एंड एवरीथिंग जो ले जा सकते थे वो ले गए, एंड दे फाइल्ड अ केस अगेंस्ट मी। एक नाम की मेडिएशन होती है, रिकन्सिलिएशन, वो एफर्ट हुआ। तब तक मेरा मन बन गया था कि अब मैं इस औरत के साथ नहीं रहूँगा। मुकदमा दर्ज हुआ, एंटिसिपेटरी बेल लगाई, वो डिसमिस हुई। मैंने सरेंडर किया, 5 दिन जेल में रहे और बाहर आ गए, ज़िंदगी चलने लगी। और फिर आपको लगा कि अब जो मेरे साथ हुआ है वो किसी और के साथ ना हो, कोई और शोनी कपूर ना बने? देखिए, ये मेरा ऐसा सोचना से अगर काम होते-होते तो बहुत कुछ हो सकता था। पर वो दौर था कि बहुत से लोग अरेस्ट होते थे, मैं भी उनमें से एक था। बट हाँ, मेरे अंदर ये आग थी कि जो ये कानून है, जिस तरह का कानूनों का मिसयूज़ हो रहा है, ये रुकना चाहिए। एक एनजीओ थी उस समय, सेव इंडियन फैमिली के नाम से एक वेबसाइट थी 498.org, दोनों पे मैं एक्टिवली पार्टिसिपेट करता था। फिर 2012 में मैंने अपनी एक एनजीओ बनाई सहोदर के नाम से, और मैंने 2010 में लॉ जॉइन कर ली इवनिंग कॉलेज में। तो उस तरह से चीज़ें चलती रही, बदलती रही। फिर मेरा लॉ में इंटरेस्ट पैदा हो गया। तो फिर और जब मुझे बच्चा मिला तो मैंने जॉब छोड़ दी, क्योंकि मेरी ट्रैवलिंग बहुत थी। फिर शादी हो गई, फिर चीज़ें चलने लगी, चलती रही। बट हाँ, एक्टिविज़्म नहीं छूटा। एक्टिविज़्म भी करते रहे और लोगों की मदद भी करते रहे, लोगों के केसेस में भी उनकी मदद करते रहे, बोथ पेड एंड नॉन पेड बेसिस दोनों पे। तो आपने अपना केस खुद लड़ा था, जब आपको बच्चे की कस्टडी में? मुझे पार्शली मैंने अपना केस काफ़ी हद तक खुद लड़ा था। सारी ड्राफ्टिंग्स मेरी थी, कुछ कोर्ट प्रेजेंसेस भी मेरी थी, बट जो क्रूशियल केसेस था 498 ए का, उसमें मेरे पास एक एडवोकेट थे और ही वाज़ अ वेरी वेल नोन क्रिमिनल लॉयर ऑफ दैट सिटी। तो ऐसा नहीं है, और हाई कोर्ट में मैं खुद गया था, जिसमें उसकी मेंटेनेंस डिसमिस हुई थी। वो आज भी जजमेंट गूगल में सर्च में आती है। तो तब से और अब तक आपको कानून में क्या चेंज देखने को मिला है?
देखिए, सबसे बड़ा चेंज आया था 2010 के अंदर सीआरपीसी के अंदर, जिसके अंदर एक प्रोविज़न ऐड हुआ था 41A सीआरपीसी। उसके अंदर जो 7 साल से कम के क्राइम्स थे, उसके अंदर अरेस्ट जो है, उसको नलिफ़ाई करने की कोशिश की गई थी। उसी बेसिस पे 2014 के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने एक अरनेश कुमार जजमेंट दिया, अरनेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, जिसके अंदर अरेस्ट जो है वो नेग्लिजिबल होगी 498 केसेस के अंदर। कहीं-कहीं अरेस्ट होती थी, फिर भी उसके अंदर जो है प्रोविज़न्स थे, सेफगार्ड्स थे। तो अब सिंपलस्टर जो दहेज के मसले हैं, उसके अंदर अरेस्ट नहीं होती है। बट जैसा कहते हैं कि चीज़ें इवॉल्व होती हैं, तो लड़कियों के एलिगेशंस भी इवॉल्व हुए उसके साथ। 2014 के बाद से क्योंकि सिंपल 498 में अरेस्ट बंद हो गई, तो उनकी इवोल्यूशन थी कि अब अननेचुरल सेक्स ऐड कर दिया जाता था कंप्लेंट्स के अंदर। अननेचुरल सेक्स 377 सेक्शन था, जिसके अंदर पनिशमेंट इज़ अप टू लाइफ, ठीक है? तो उसके अंदर अरेस्ट होने लगी। फिर कानून में जब 2017-18 में एक जजमेंट आई सुप्रीम कोर्ट की, जिसके अंदर कि कंसेंटिंग एडल्ट्स के बीच में अननेचुरल सेक्स को भी लीगलाइज कर दिया गया, तो एक इवोल्यूशन और हुआ। इसके बाद देवर पे, जेठ पे, बहनोई पे, ससुर पे एलिगेशंस लगने लगे कि इन्होंने मेरे साथ छेड़छाड़ की है, अटेम्प्ट टू रेप किया है और एक्सट्रीम केसेस में रेप किया है। ये भी एलिगेशंस लगने लगे। पूरी फैमिली को इन्वॉल्व कर लो धीरे-धीरे। तो पहले भी होता था। वो तो जिसने शादी का लड्डू खाया है उसको मतलब कि कोर्ट कचहरी भी जाना पड़ेगा। और 2008 में तो सिर्फ पति गिरफ्तार होता था। 1990 की 1990s की बात करें, 1990 के आसपास की बात करें, तो जिसका नाम लिखा होता था सुबह 4 बजे पुलिस आती थी, उठा के ले जाती थी। अच्छा। हाँ, ये और वो 4-4 महीने, 3-3 महीने लोग अंदर रह के आते थे, अच्छा, बिना इन्वेस्टिगेशन के? बिना इन्वेस्टिगेशन के। हमारे क्राइम का पॉडकास्ट था, तो उसमें दिल्ली के रिटायर्ड एसीपी थे, उन्होंने कहा था कि नाना, दादा, चाचा, ताऊ, फूफा, जीजा, जिसका भी नाम लिखवा दिया, 15 लोगों की फैमिली है, 20 लोगों की फैमिली है, जिसका नाम लिखवा दिया, सब लोग जेल में। मैंने 51 लोगों के खिलाफ एफआईआर देखी है। यार 51 लोग कैसे टॉर्चर कर सकते हैं एक इंसान को? यार, मैं तो रेजिलियंस देखना चाहता हूँ। उस औरत की रेजिलियंस नहीं देखते हो जिसको 51 लोग मारते हैं, फिर वो खड़ी रहती है, उसको एक चोट नहीं आती है। हाँ, सही में। और ये मैं कहता हूँ कि हिंदुस्तान के परिवार वाले जो होते हैं ना, लड़के के परिवार वाले, वो बड़े डेयरिंग होते हैं। वो कोई ऐसा क्राइम नहीं करते हैं जिसके अंदर जेल ना होती हो। जब तक जेल दहेज में होती थी, वो सिर्फ दहेज मांगते थे। जब उन्होंने कहा दहेज वाले केस में जेल बंद होगी, नहीं अब तो हम बेटे को बोलेंगे अननेचुरल सेक्स करो, या फिर जीजा को बुला के जीजा को बोलेंगे तू छेड़। तो ऐसा कोई क्राइम नहीं करेंगे हम, ऐसी कोई चीज नहीं करेंगे जिसमें जेल ना होती हो। जब तक हमने क्राइम वही करना है जिसमें जेल जाने की संभावना होनी चाहिए। शादी करके जेल नहीं गए तो क्या फायदा है? तो अभी आपने जैसे आज के टाइम पे आपने कौन से ऐसे इल्ज़ाम देखे हैं जो मतलब लगाए ही लगाए जाते हैं बाय डिफ़ॉल्ट? चाहे केस हो वैसा रियल में चाहे ना हो? देखो जी, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक कोई भी 10 एफआईआर उठा लो, 4 फॉर्मेट है और मैं आपको शुरू से लेकर आखिर तक सुना देता हूँ। सबसे पहले कि ये सगाई हुई तो हमसे दहेज मांगना शुरू हो गया, शादी में ये देना है वो देना है, ये हमारे ऊपर ज़बरदस्ती की गई। भैया मत करते शादी, पर ये एलिगेशन हर एफआईआर में होगा। फिर उसके बाद 2 चीज़ें बनती हैं, या तो लड़की गर्भवती होगी या नहीं होगी। अगर गर्भवती होगी तो ठीक है, अगर नहीं है तो लड़का नपुंसक है, ठीक है? इम्पोर्टेंट है आदमी वो। ये 100% एफआईआर के अंदर एलिगेशन होता है। 99 में नहीं, नियरली 100% में ये एलिगेशन लगा ही लगा होता है, ठीक है? और उस समय अगर वो नहीं होगी तो उसके ससुर ने, जेठ ने, किसी ने कहा होगा जी कि मेरे साथ कर लो, या तो वो छेड़ता है या वो अटेम्प्ट टू रेप करता है और वो कहता है दैट यू लिव लाइक माय वाइफ, ठीक है? अगर वो गर्भवती है तब आगे फिर 2 कंडीशंस बनती है, या तो वो गर्भ रहेगा या गिर जाएगा। अगर वो गिर जाएगा बाय एनी चांस, मिस्ड अबॉर्शन है या अबॉर्ट हो गया या मिसकैरेज हो गया, तो एलिगेशन बड़े सही हैं कि इन्होंने जो है प्रीनेटल सेक्स डिटर्मिनेशन टेस्ट कराया था और ये पाया कि लड़की है, तो इसके लिए मेरा गर्भपात करा दिया, या उन्होंने मार के किया, या उन्होंने पिल दे के करा दिया, या उन्होंने किसी डॉक्टर के पास ले जाके करा दिया, ठीक है? अगर बच्चा हो गया, लड़की हो गई है, तो लड़की होने पर और डिमांड थी, इसलिए छोड़ दिया है कि इसका भी दहेज मांगना चाहिए। केसेस सच भी तो होते होंगे ना? बड़ा अच्छा सवाल है। ऐसे केसेस सच भी होते होंगे, अगर मैं ये मान लूँ कि ऐसे कुछ सच भी होते होंगे, तो उसमें सज़ा करानी चाहिए या पैसे लेके सेटल करना चाहिए? सज़ा। हाँ, राइट। ये पॉइंट वैलिड है।
तो जो मैंने थोड़ी देर पहले बात की कि अगर ये केसेस सच होने के बावजूद भी पैसा दे के सेटल हो रहे हैं तो आदमी को एक ही काम करना चाहिए, पैसा कमाना चाहिए। पर एक बात मैं आपसे एक और पूछता हूँ यशपाल, आपने कितनी लड़कियां देखी हैं जिनके पति की इनकम उसकी इनकम से कम होती है? बहुत कम, एटलीस्ट मेरे सर्किल में तो बहुत कम। तो जो ज़्यादा कमाने वाला है आदमी, वो थोड़ी-सी डाउरी क्यों डिमांड करेगा अपनी पत्नी से, जिससे उसकी शादी टूट जाए? लड़का कमाता है 10 लाख रुपए का पैकेज है उसका, 18 लाख का पैकेज है, लड़की कमाती है 2 लाख, 2.5 लाख रुपए, उससे डिमांड करता है फॉर्च्यूनर। अरे बेवकूफ़ हो गया? 2 लाख कमाने वाली कहाँ से लाएगी फॉर्च्यूनर? पर वो डिमांड तो घर वालों से करी जाती है ना। चलो घर वाले देख लेते हैं फिर, मेरे ससुर को देख लो, पेंशन आती नहीं थी, पैसे वो मेरे से लेके जाता था और मैं उससे होंडा सिटी डिमांड करता था। 10 लाख का मेरा पैकेज था, होंडा सिटी तो मैं यूँ खरीद सकता था। तो ऐसे केसेस आते हैं कि जो डाउरी के केसेस हैं बिल्कुल फर्जी केसेस हैं, डॉवरी के 99 नहीं 100% केस फर्जी हैं। अगर कोई सच है भी तो इसलिए झूठे हैं क्योंकि उन्होंने उन 99% केसेस को झूठ नहीं माना जो झूठे थे। औरतों की साइड से एक जो आवाज़ उठती है वो ये होता है कि इतने सालों से हमारा भी तो शोषण हो रहा था, तो हम लोग आवाज़ उठाएँगे, वुमेन एम्पावरमेंट करेंगे। तो आपको क्या लगता है कि वो कितना जेन्युइन है, कितना वैलिड है कि यार एक तरफ आप लोगों का सालों तक शोषण हुआ था, तो इसका ये मतलब नहीं है ना कि आप दूसरे जेंडर पे भी आप शोषण करेंगे? नहीं तो इक्वालिटी यही है क्या? क्या इसी चीज़ के लिए फेमिनिस्ट कहते हैं इक्वालिटी होनी चाहिए कि जो हज़ारों साल तक हमारे साथ होता रहा, अब अगले 1000 साल आदमियों के साथ ये करेंगे, ये इक्वालिटी चाहते हैं क्या? वो इक्वालिटी नहीं है, वो प्रतिशोध है, वो बदला है कि मेरे पुरानी जनरेशंस के साथ ये हुआ था, तो अब आगे तुम भुगतोगे। हाँ, मतलब जेन्युइन केस भी होते हैं जैसे डाउरी, ऑफ कोर्स जेन्युइन केस तो होते हैं, ऐसा नहीं है कि 100% फेक केस होते हैं, बट जहाँ पे ये एक्सटॉर्शन का तरीका बन गया है जिन लोगों के लिए कि यार अब हमें झूठे इल्जाम। प्राची अगर जेन्युइन केस होते तो औरत का एक ही आवाज़ होती कि इसको सज़ा कराओ। हाँ, वो उससे मैं एग्री करती हूँ, पैसे लेके सेटल नहीं करती। बट कभी ना कभी लोगों पे प्रेशर भी होता है ना उस केस में कि ठीक है कोई कितना हमारा। आपको पता है कितना बजट है? अगर इतने बजट के बाद आप वो प्रेशर नहीं झेल पाते हो, 4,49,000 करोड़ रुपया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एवरी ईयर वुमेन एम्पावरमेंट पे खर्च करती है एनुअली एनुअली दिस इज। मिला है वो भी एक वो है ना। तो ये एनजीओ खा जाती है सर। हाँ, प्रॉब्लम तो वही है ना, सिस्टम का प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है एक्चुअल अच्छा तो नहीं। सोनी जी, एक चीज़ जो मुझे आपसे पूछनी थी, आपके पास किस टाइप के केसेस आते हैं? मतलब विमेन रेप के केसेस आते हैं, बट ऐसा कोई केस आता है जहाँ पे किसी मर्द ने बोला हो कि मेरे साथ मैरिटल रेप हुआ है? देखिए मेरे पास ऐसा कोई केस नहीं आया है पर्सनली, बट मेरे पास मोलेस्टेशन, कैट कॉलिंग, कैट कॉलिंग क्या है? जैसे सीटियाँ सुनते हो ना, लड़की जा रही है तो सीटियाँ बजाई जाती हैं, दैट इज़ कॉल्ड कैट कॉलिंग। उसके पीछे आवाज़ दी जाती है, उसके ऊपर फप्तियाँ कसी जाती हैं। मैं हिसार से रहने वाला हूँ, हिसार के अंदर एक एचयू करके यूनिवर्सिटी है, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, उसमें गर्ल्स कॉलेज है एक। अगर कोई लड़का अकेला वहाँ से गुजर रहा हो ना, तो लड़कियाँ भी बहुत सीटियाँ मारती हैं। अच्छा। ये चिकने कहाँ जा रहा है? ये चिकने कहाँ जा रहा है? बिल्कुल ठीक कहा आपने। अच्छा। ठीक है। और एक क्राइम है जो सिर्फ हमारा कानून मानता नहीं है कि आदमियों की स्टॉकिंग हो सकती है। जिस तरह से लड़कियां लड़कों का पीछा करती हैं जब किसी को वो पसंद करती हैं, या जब वो उससे नाराज़ हो जाती हैं, जब वो उसकी गर्लफ्रेंड्स के बारे में जानना चाहती हैं, तो स्टॉकिंग के बहुत ज़्यादा केसेस हैं। आई थिंक इक्विवेलेंट नंबर ऑफ केसेस होंगे, जितनी लड़कियां स्टॉक होती हैं उतने ही लड़के स्टॉक होते हैं। बट हमारे कानून में सिर्फ लड़की की स्टॉकिंग हो सकती है, लड़के की स्टॉकिंग हो ही नहीं सकती है। अच्छा, लड़कों के स्टॉकिंग पे कोई रूल? कोई कानून नहीं है, कोई कानून नहीं है, कोई कानून नहीं है। लड़के को स्टॉक किया ही नहीं जा सकता। हमारा कानून मानता ही नहीं है कि लड़के का रेप हो सकता है, लड़के को छेड़ा जा सकता है, लड़के को डिसरोब किया जा सकता है, लड़के को स्टॉक किया जा सकता है। कानून नहीं। मैं ऐसे ही अभी एक रिसेंटली एक मूवी आई है यामी गौतम और प्रतीक गांधी की, तो उसमें देख रहा था बैचलर पार्टी में, बैचलर में क्या होता है, एक स्ट्रिप क्लब में जाती हैं काफ़ी सारी लड़कियां, 8-10 लड़कियां होती है, एक स्ट्रिपर होता है, और फिर समहाउ प्रतीक गांधी ने उसे रिप्लेस कर दिया। लड़कियों ने लिटरली उसके कपड़े उठा उठा के फेंके। और मैं सोच रहा था कि अगर ऐसा ही कोई सीन जेंडर रिवर्स हो जाता, लड़के होते यहाँ पे और लड़की वहां पे स्ट्रिपिंग कर रही होती, तो क्या इतने नॉर्मली बॉलीवुड दिखा पाता? देखिए मुझे नहीं पता, मैंने वो पिक्चर देखी नहीं है तो मैं उसके बारे में कोई कमेंट नहीं करूँगा। बट देखो आपको एक बात बताता हूँ, चाहे हमारा कोई भी मीडिया हो, कोई भी मीडियम हो, उसमें आप ये देखेंगे कि जो वुमेन अभी मैं कुछ सालों से देख रहा हूँ, लड़की जो करती है वो सब सही है, लड़का वो करेगा तो वो गलत हो जाएगा।
लड़की के एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशंस को बहुत ज़्यादा उसको एज अ एम्पावरमेंट टूल माना जाता है कि उसके एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशंस हैं, और ये हमारा मेन स्ट्रीम मीडिया आज दिखाने लगा है। लड़की के मल्टीपल अफेयर्स हैं, इसको माना जाता है। लड़की अब्यूज़ करती है, इसको भी एम्पावरमेंट माना जाने लगा है। तो आई थिंक द सोसाइटी नीड्स टू थिंक कि ये एम्पावरमेंट है या ये बदतमीजी है। आई थिंक एक्स्ट्रा मैरिटल अगर लड़की का है तो भी लड़के भी आता है कि यार तुमने टाइम नहीं दिया होगा, इमोशनली अवेलेबल नहीं होगे, या फिर सपोर्ट नहीं किया होगा, फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं किए होगे, कहाँ जाती वो बेचारी, उसे कोई ना कोई कंधा तो चाहिए ही था ना। तो ऐसी बातें भी होती है। तो भैया उस औरत की डिमांड के लिए तो आदमी 16-16 घंटे काम करता है, उसके ब्यूटी पार्लर के खर्चे कैसे पूरे होंगे? आपको पता है मिडिल क्लास में लड़कियां कितनी डिमांड करती हैं आजकल, कितनी डिमांडिंग हो गई हैं। मैं ऐसी फैमिलीज को जानता हूँ वेयर मैन कैन नॉट अफोर्ड अ कार, पर उनको एसयूवी लेनी पड़ती है, सिर्फ अपनी वाइफ की सिर्फ क्योंकि उसकी वाइफ को अपने घर में दिखाना है कि मेरी सिस्टर ने ली थी एसयूवी, तो आप क्यों नहीं लेंगे? मेरी सिस्टर का 3 BHK मकान है, तो आपने 3 BHK क्यों नहीं लिया? ये तो प्रेशर अननेसेसरी। यहाँ पे ऐसी जगहों पे ना शरीफ जो लड़के होते हैं वो फंस जाते हैं। फिर आप कहते हो जी टाइम नहीं देते। अरे भैया उसको लोन भी तो चुकाने हैं, जो कार खरीदी है तुम्हारे लिए। उसका पेट्रोल का खर्चा कम है। अच्छा, तो सोनी जी एक चीज जो अभी आप बता रहे थे कि लड़के लड़कों को स्टॉक भी करते हैं, लड़कों का हैरेसमेंट भी होता है, तो किस टाइप के हैरेसमेंट के केसेस आते हैं आपके पास? ऐसे कोई केसेस आए आपके पास? देखिए मेरे पास जो मेजोरिटी आता है वो मिसयूज ऑफ लॉ आता है, बिकॉज दैट इज़ द एरिया विच वी वर्क इन। ठीक है, और कभी कभार कोई आ भी जाता है ऐसा केस, तो हमारे पास कोई रिड्रेसल मैकेनिज्म है नहीं उसमें। स्टॉकिंग के तो बहुत सारे केसेस आते हैं जिसमें लड़की ने बिल्कुल लड़के की ज़िंदगी ख़राब की हुई होती है। आप हैरान रह जाओगे, मैं अभी एक बैंकर से मिला था, अगेन एक प्राइवेट लीडिंग बैंक में वो काम है, तो कहता है कि जब उनके यहाँ प्रमोशन का टाइम आता है या जब आपकी रिव्यूज़ होते हैं, कहते हैं सेक्सुअल हरासमेंट के केसेस अचानक से बढ़ जाते हैं, ओह! और वो क्यों बढ़ते हैं? क्योंकि आपने अच्छी रैंकिंग नहीं दी। तो अगर और आपको अगर ये मजाक लग रहा है तो ये बिल्कुल मजाक नहीं है। नहीं, ये ऐसा ऐसा केस एक्चुअली मैंने देखा था। गुड़गाँव का ही एक काफ़ी रिनॉन्ड कंपनी थी, आई विल नॉट टेक द नेम। तो उसके सीईओ का सीन था कि वो नई-नई लड़कियाँ हायर करता था, एचआर या अलग डिपार्टमेंट में, उनको सडनली प्रमोशन दे दिया अपने साथ फॉरेन रहने कंट्रीज़ का पे। घर भी हाँ, दे रहने दिया। का, हाँ, तो ट्रिप पे ले गए, सारी चीज़ें कर दी। और फिर जब उसने उसे छोड़ के, जब तक ये सारी चीज़ें चल रही है, जो सीईओ है वो उसे अफ़ोर्ड कर रहा है, उसके खर्चे अफ़ोर्ड कर रहा है, तब तक उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे ही उसका अटेंशन उससे हट के दूसरी लड़की पे गया, मैं ये नहीं बोल रहा कि सीईओ सही है यहाँ पे, बट मैं सिर्फ लड़की का माइंडसेट बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जैसे ही उसका अटेंशन स्पैन तुमसे हट के दूसरी लड़की पे गया, तो तुम्हें वो बंदा बहुत गलत लगने लग जाता है कि यार ये तो शादीशुदा है, फिर ये दूसरी बंदी के साथ क्यों कर रहा है, उसे उसके खर्चे क्यों अफोर्ड कर रहा है। आई हैव नो कमेंट्स ऑन दैट, बट हाँ ऐसा होता है, ऐसा होता है। जेलसी इज अ वेरी बिग थिंग, वेरी बिग इम्petus फॉर फॉल्स केसेस आल्सो। जब जब ये फॉल्स केस होते हैं, अगर कोई लड़की फॉल्स केस लगा रही है, तो आप लोग, अगर आपके पास कोई केस आया, आप लोग कैसे जज करते हैं कि यार ये जो केस है जेन्युइन केस है या फिर लड़की फंसा रही है? देखो मैंने अभी आपको कुछ एग्जांपल दिए थे कि कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक एक ही पैरामीटर चलता है। तो जब उस तरह के एलिगेशंस होते हैं तो हमें लगता है कि यार ये केस झूठा ही होगा, क्योंकि इतनी सारी चीज़ें सब सच नहीं हो सकती कि आपसे पहले भी दहेज मांगा गया, आपके पिताजी आके दहेज देते रहे, उसके बाद पिताजी ले जाने को ही तैयार नहीं है। अगर किसी को बुरा ना मानना, अगर किसी की बेटी को कोई तंग कर रहा है तो पहले दिन अपने घर क्यों नहीं ले जाता उसे? बचाता क्यों नहीं है? वो उसको मरने के लिए क्यों छोड़ देता है? दूसरी बात, मेरी मेरी एक सिस्टर है, कज़न सिस्टर है, वो टीचर है। तो एक दिन उसने भी मेरे से यही पूछा कि शोनी तेरे को कैसे पता लगता है केस झूठा है? मैंने कहा दीदी आपको कैसे पता लगता है कि ये बच्चा काम करके नहीं आया? तो कहता है उसके चेहरे पे लिखा होता है। तो जैसे जब आदमी आके हमें बताता है स्टोरी, ऐसा नहीं है कि हमारे कोई रीडिंग में हमारी कोई एक्सपर्टाइज़ है, बट सुनते-सुनते आप लोगों से मिलते-मिलते आप जज करने लगते हैं कि कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है, और जो झूठ बोल रहा था ना उसकी कहानी में झोल आने शुरू हो जाते हैं। तो आपको ऐसा केस मिला और आपने किसी को मना कर दिया हो कि मैं आपको कंसल्ट नहीं कर सकता? ऐसे आते हैं जिनको हम कह देते हैं जी हम आपकी मदद नहीं कर सकते। बट सोनी जी, ऐसा होता है ना, मतलब छोटे शहरों में, बड़े शहरों का मुझे नहीं पता, बट छोटे शहरों में अभी भी काफ़ी लड़कियां हैं जिन्हें जला दिया जाता है, जिन्हें मार दिया जाता है अपने इन लॉज के थ्रू, या तो दहेज की मांग की वजह से, या फिर लड़के पैदा नहीं हो रहे हैं उससे, उसकी वजह से। ऐसे काफ़ी केसेस होते हैं। अगर होते हैं तो कहाँ हैं वो केसेस? वो रजिस्टर होते हैं? काफ़ी केसेस हैं। होते हैं, रजिस्टर भी होते होते हैं। हम्म। मेरी फैमिली में भी था एक। अच्छा। अनफॉ तो एक दफ़ा है 304 बी, मतलब कि आईपीसी की धारा थी 304 बी,
पहले। अब ऑफ कोर्स उसका अमेंडमेंट बीएनएस में नया नाम आ गया, बट वो हमारी याददाश्त वही चलती है। उसके अंदर डॉवरी हरासमेंट के ऊपर एक सेक्शन है वो, कि अगर कोई भी स्त्री 7 साल के अंदर अदर देन नेचुरल सर्कमस्टांसिस में मर जाएगी तो पुलिस के लिए मैंडेटरी है 304 का मुकदमा दर्ज करना। जो लास्ट डेटा अवेलेबल है, कुछ 1600 केसेस पूरे हिंदुस्तान में दर्ज हुए थे अदर देन नॉर्मल सर्कमस्टांसिस में डेथ के विद इन 7 ईयर्स। बट मेरा ये कहना है कि वर्ल्ड वाइड यंग डेथ्स आर ऑलवेज अदर देन नॉर्मल सर्कमस्टांसिस डेथ। सडन यंग डेथ्स आर ऑलवेज अदर देन नॉर्मल सर्कमस्टांसिस डेथ। बट इन केसेस में भी एक चीज़ आप देखना कि लड़की बीमार होती है और उसकी हॉस्पिटल में डेथ होती है तो भी एक मुकदमा दर्ज होता है। लड़की ने आत्महत्या कर ली, उसकी मेंटल कंडीशन ठीक नहीं थी तो भी एक मुकदमा दर्ज होता है। और मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि इस तरह के झूठे मुकदमे नहीं, सच्चे मुकदमे नहीं होते होंगे 2-4-5%। बट इसके अंदर द ओनस ऑफ प्रूफ इज ऑन द मैन टू प्रूव कि मैंने दहेज नहीं मांगा था, मैंने इसे तंग नहीं किया था, मैंने इसे हरास नहीं किया। कन्विक्शन रेट कहाँ रह गया उसमें? 8%, 10%, जिसमें आदमी में ने प्रूव करना है। कोर्ट ने तो ये मान ही लिया है कि इससे दहेज मांगा गया था इसलिए मरी है, पुलिस ने तो ये मान के ही मुकदमा दर्ज किया है। आदमी फिर प्रूव कर देते हैं अपने 90%। आदमी कैसे प्रूव करते हैं? मुझे नहीं पता कैसे प्रूव करते हैं, हर एक केस के सर्कमस्टांसेस अलग होते हैं ना। अब मैं ऐसे कोई बॉलपार्क वो नहीं दे सकता कि इन 4 लाइनों से प्रूव करते हैं, इस तरह से प्रूव करते हैं। पर ओनस ऑफ प्रूफ इज ऑन द मैन टू प्रूव दैट ही हैज नॉट ट्रीटेड द वुमेन विद क्रुएलिटी जिससे उसने आत्महत्या की है। और हर एक केस अलग होता है, हर एक केस में चीज़ें दिखाई जा सकती हैं। और एक चीज़ समझना, जो चीज़ होती है उसका प्रूफ होता है, जो चीज़ नहीं होती है उसका प्रूफ नहीं हो सकता। मैं यहाँ बैठा हूँ, इसका प्रूफ हो सकता है। मैं यहाँ आज से पहले कभी नहीं आया, अगर कोई मुझे ये प्रूव करने को कहे तो मैं शायद ये प्रूव नहीं कर पाऊंगा। फिर भी ऐसे केसेस में भी 90% लोग ये प्रूव कर लेते हैं हमने क्रूएल्टी से उसको ट्रीट नहीं किया। वो कैसे प्रूव करते हैं? फोटोग्राफ से प्रूव करते हैं, लड़की के बाकी लेटर से प्रूव करते हैं, उसका कोई पहले ट्रैक रिकॉर्ड नहीं था कंप्लेंट का, बहुत सारे फैक्टर्स हैं और वो ऑफ कोर्स केस टू केस देख के ही बताया जा सकता है। शोनी, ये ऐसे भी बहुत केसेस होते हैं जहाँ पे सपोज़ लड़के को कन्विक्ट कर दिया गया है, बाद में बेल वगैरह करके या जो भी प्रोसेस करके, मुकदमा करके वो छूट गया है किसी तरह और वो निर्दोष साबित होके छूटा है। बट जब वो सोसाइटी में बाहर आते हैं, उस पूरे सिनेरियो के बाद, तो सोसाइटी तो उनको ऐसे ही ट्रीट करती होगी कि भई ये तो मुज़रिम है ही, इसने तो ये किया ही था। चाहे वो प्रूफ हो गया हो निर्दोष, तो वो पोस्ट लाइफ चैलेंजेस जो होते हैं लोगों के, लड़कों के, वो कैसे कोप अप करते हैं उन सब चीज़ों से? देखिए, हर एक का कोपिंग मैकेनिज्म अपना है। और जो बात है कि किसी को एक्यूज़ कर दिया गया, कन्विक्ट नहीं किया, कन्विक्शन तो सज़ा हो गई। एक्यूज़ कर दिया और बाद में वो एक्विट हो गया, बाद में वो बरी हो गया। देखिए, आज से 15 साल पहले, 17 साल पहले जब मेरे ऊपर मुकदमा हुआ था तब लोगों का ये कहना होता था कि नहीं, नहीं कुछ तो किया ही होगा, कोई लड़की ऐसे तो केस नहीं करती है। आज की तारीख में आप अगर अपने अड़ोस-पड़ोस में भी बात कर लो कि फलाने पे दहेज का मुकदमा हुआ है, तो मोस्ट प्रोबेबली रिस्पॉन्स ये होता है, ये तो होते ही सारे झूठे हैं। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मैं बचपन में कृषि पढ़ते थे, कृषि एक हमारे यहाँ सब्जेक्ट होता था हिसार में। तो उसके अंदर एक बड़ा ही अच्छा एग्जांपल दिया जाता था कि खरपतवार जो होती है, उसको निकालते रहना पड़ता है। यू हैव टू वीड इट आउट, अदरवाइज़ वो सारे खेत में खरपतवार ही रह जाती है और जो फसल है वो ख़राब हो चुकी होती है और फसल नहीं रह जाती है। तो झूठे मुकदमों के साथ यही हुआ है कि इतने झूठे मुकदमे हो गए जिनको वीड आउट नहीं किया, तो अब वो पार्क ख़त्म हो चुका है, वो खेत ख़त्म हो चुका है, वहाँ पे सिर्फ खरपतवार रह गई है और ये सारे झूठे मुकदमे रह गए हैं। सोसाइटी कम से कम दहेज के मसले में कभी भी लड़के को गिल्टी नहीं मानती है कि इसने कुछ मांगा होगा। अब तो कम से कम दिल्ली के अंदर, गुड़गांव के अंदर, हिसार के अंदर, ऐसे शहरों के अंदर तो मैं 100% लोगों से मिलता हूँ तो 100% लोग यही कहते हैं, जी ये तो मुकदमे होते ही झूठे हैं। सिर्फ एक ही चीज़ कहते हैं, जी अगर ये मुकदमा ना करे ना तो लड़की को पैसे नहीं मिलते। तो मतलब मैं अंडरस्टैंडिंग लोगों की बन रही है। अब तो ये अंडरस्टैंडिंग है जी, एलिमनी ज़्यादा लेने के लिए मुकदमा होता है। अगर ये मुकदमा नहीं करेंगे तो एलिमनी नहीं मिलेगी ना। और एलिमनी मतलब जितना दहेज दिया होता है उतना ही एलिमनी में वापस आता है? पहली बात तो दहेज नहीं होता, वो गिफ्ट्स होते हैं। ओह! दहेज इज ऑलवेज ऑन डिमांड। आपकी भी शादियां हुई होंगी, आपके बहुत सारे दोस्तों की शादियां हुई होंगी, उनमें कुछ के ऊपर मुकदमे भी नहीं हुए तो हो जाएंगे, क्योंकि ये 11% लोगों के ऊपर हो रहे हैं। हुँ। अगर दिल्ली के अंदर 100 शादियां होती है तो 11 पे मुकदमे होंगे ही होंगे। तो आपके किसी ना किसी दोस्त के ऊपर होगा। तो आप कितने लोगों को जानते हो जिन्होंने दहेज मांगा था? हाँ, शायद डिमांड तो नहीं किया। नेग्लिजिबल लोग हैं, ठीक है? अगर कोई डिमांड होती भी है तो नेग्लिजिबल है और वो भी सॉफ्ट डिमांड होती है उस समय, कोई हार्ड डिमांड नहीं होती है।
कुछ कम्युनिटीज़ हैं जिसके अंदर पैसा पहले सेटल होता है और वो कम्युनिटी की अंडरस्टैंडिंग है कि वो पहले डिसाइड करते हैं जी कितना पैसा खर्च करना है और फिर वो मिल के डिसाइड करते हैं इस पे इतना करना है, इस पे इतना करना है, इस पे इतना करना है, ठीक है। और दूसरी बात, एलिमनी फैक्टर नहीं है दहेज देने का। एलिमनी फैक्टर है कि लड़के के पास क्या है और उसको कितना दबाया जा सकता है, वो किसको कितना तंग किया जा सकता है, उससे कितना निकलवाया जा सकता है। और ये जितने कोर्ट, पुलिस स्टेशंस, मेडिएशन सेंटर्स बने हैं, उनका एक ही काम है, लड़के से मैक्सिमम पैसा कैसे निकलवाया जा सकता है। तो ये मीडिएशन सेंटर का भी कुछ कमीशन होता है? नहीं, कोई कमीशन नहीं होता है, प्रत्यक्ष रूप से तो नहीं होता है। और मैं नहीं मानता हूँ कि मीडिएटर्स को जनरली ज़्यादा कुछ मिलता है, किसी कभार कहीं कहीं मिल जाए तो मैं कह नहीं सकता। 99% आई डोंट थिंक मीडिएटर्स गेट एनीथिंग आउट ऑफ इट, बट दोनों पार्टीज के वकीलों का जरूर हो सकता है इसके अंदर। आप बोल रहे हैं कि 11% केसेस में ऐसे केसेस लगते हैं, सो शादी करने से पहले लड़का और लड़की दोनों को एक वो चीज जो परख लेनी चाहिए कि यार ये तो मुझे परखना ही परखना है, अगर ऐसा कुछ हो गया इसमें रेड फ्लैग है तो मैं शादी नहीं करूंगा। अगर ऐसी एक चीज़ मुझे मिल जाएगी तो मैं सबको बताऊंगा, मुझे नहीं मिली है। बाकी रेड फ्लैग से मेरे को एक ही चीज़ समझ में आती है। देखिए, कोई भी रिलेशनशिप होता है, फ्रेंडशिप होती है, शादी होती है ना, इट इज़ अ रिजेक्शन प्रोसेस, इट इज़ नॉट अ सिलेक्शन प्रोसेस। मैं बताता हूँ आपको कैसे। आपको जो भी रेड फ्लैग दिखता है, जो भी आपको लगता है कि ये रेड फ्लैग है, यू शुड रिजेक्ट दैट पर्सन इमीडिएटली, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो। अगर आपको लड़की गोल्ड डिगर लगती है तो आपको रिजेक्ट कर देना चाहिए, वो लड़की कभी ठीक नहीं होगी। अगर लड़की को ये लड़का बहुत डोमिनेटिंग लगता है तो उसको रिजेक्ट कर देना चाहिए, वो लड़का कभी ठीक नहीं होगा। बेसिक नेचर किसी इंसान की नहीं बदलती है। अगर लड़की को लड़का लगता है कि लड़का बात बात पे झूठ बोलता है तो वो झूठ बोलता ही रहेगा। तो बहुत सारे रेड फ्लैग्स होते हैं जो अगर आप दोनों का नेचर नहीं मिलता है, आप दोनों की हैबिट्स नहीं मिलती हैं, आप दोनों का रवैया एक जैसा नहीं है चीज़ों को देखने का, देन आई थिंक यू आर नॉट मेड फॉर ईच अदर। और स्पेशली आपकी फाइनेंशियल गोल्स नहीं मिलते हैं। आज की डेट में जब आप दोनों कमाते हैं, लड़का लड़की दोनों कमाते हैं और आपके फाइनेंशियल गोल्स अलाइंड नहीं है, देन यू शुड नॉट गेट मैरिड। आजकल ये भी एक वैसे फाइनेंशियल भी बहुत बड़ा फैक्टर हो गया है। ठीक है, तो यू शुड नॉट गेट मैरिड। बट कोई एक ऐसी चीज़ मैं आज तक नहीं ढूंढ पाया हूँ कि ये हो तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। बट एक चीज़ जो मैं बहुतों को रिकमेंड करता हूँ कि अगर किसी की फैमिली में एक औरत ने 498 का केस किया है तो दूसरी के करने की संभावनाएं बहुत बढ़ जाती हैं। अवॉइड देम। 498 का केस? दहेज का मुकदमा, दहेज का मुकदमा किया है या किसी ने मिसयूज ऑफ लॉ किया तो उस फैमिली में शादी नहीं करनी चाहिए। मैं ये लोगों को एडवाइस करता हूँ, करनी ना करनी उनके ऊपर है। बिकॉज जब लड़का डाइवोर्सी होगा उसको डाइवोर्सी लड़कियां मिलेंगी और अधिकतर डाइवोर्सी लड़कियों ने शादी में कभी ना कभी इस तरह के मुकदमे किए होंगे, तो आपका पूल बहुत कम रह जाता है। बट मेरी एडवाइस स्ट्रिक्ट यही रहती है कि नहीं करना चाहिए आपको शादी। एक जो आपने कहा कि लड़का डाइवोर्सी हो गया, तो हमारे वहाँ पे टर्म यूज होती है दूजवर, राइट? तो दूजवर मतलब लड़का दूजवर, दूजिया, कुछ भी होती है। तो वो क्या होता है? दूसरी शादी, दूजिया, सेकंड। ठीक है। तो पहले ये होता था कि अगर लड़का दूजवर है तो उसकी शादी में कोई दिक्कत नहीं आती थी, हो जाएगी इजीली। बट अब पिछले कुछ साल में मैंने अपनी फैमिली में ही काफी केसेस देखे हैं जिनमें ये होता है कि अगर लड़का दूजवर हो गया, लड़के की शादी नहीं हो रही बट लड़की की शादी आराम से हो रही है। मुझे नहीं पता ये कहीं एक पर्सन प्लेस स्पेसिफिक हो सकता है या कुछ केसेस में ऐसा हो सकता है। नहीं, अब सेकंड मैरिजेस नॉर्म हो चुकी हैं और मेरे ख्याल से मेरी जनरेशन लास्ट जनरेशन थी जिनमें अधिकतर लोगों की एक शादी हुई थी। 25 साल बाद यानी मेरे बच्चों की जनरेशन में 2 शादियां 3 शादियां एक नॉर्म होंगी। ये बात तो सही कह रहे हैं आप। तो वो यूएस वाला कल्चर आ जाएगा। बिल्कुल आ जाएगा। जिस तरह से डाइवोर्स केसेस बढ़ रहे हैं और जिस तरह से लोगों के अंदर सहन शक्ति कम हो रही हैं, बिल्कुल आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। एक्सपेक्टेशंस भी बढ़ गई हैं, दोनों लोग कमाने लगे हैं, तो कहीं न कहीं जैसे आपने मेंशन किया फाइनेंशियल गोल्स अगर मैच नहीं कर रहे, वो भी एक बहुत बड़ा फैक्टर होने लगा। देखिए, बहुत बहुत सारे फैक्टर्स हैं। एक ओपननेस आई है, लड़कियों में फ्रीडम आई है, और जब फ्रीडम आती है तो उसका हर तरह से यूज़ होता है, गुड बैड अगली, हर यूजेज है उसका। दूसरी बात, अब न्यूक्लियर फैमिलीज हो गई हैं सारी। तो अगर मियाँ बीवी की पहले नहीं बनती थी तो परिवार वाले किसी तरह से कोशिश करते थे कि इनकी बन जाए, समझाते थे। और फिर परिवार वाले जब साथ रहते थे तो एक दूसरे से झगड़ा भी एक लिमिट में ही होता था। अब वो लिमिट सारी खत्म हो गई हैं। ये बात भी सही है, ज़्यादा चिल्लम-चिल्ली नहीं हो हाँ। सकती थी। और पहले क्या होता था, और दूसरी चीज़ मेरे को मेरे एक अंकल ने समझाया था ये बात, कि पहले जब लड़की नाराज़ होती थी पति से तो वो चिट्ठी लिखती थी, और जब वो चिट्ठी पहुंचती थी तब तक उसका गुस्सा ठंडा हो चुका होता था। आज की तारीख में क्या होता है, फोन कर दो। आज की तारीख में वीडियो कॉल होती है और वीडियो कॉल में दूसरी तरफ से आवाज़ आती है, अच्छा
उसने ये कहा, तू ये कह दे। और ये लड़का भी करता है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ लड़की करती है, लड़का भी करता है। और छोटे शहर से रहता हूँ, बिलोंग करता हूँ हिसार से, तो वहाँ पे ये कहा जाता था कि जिन बच्चों का माता पिता पीछा करते हैं उनके घर नहीं बसते। और आज की तारीख में माता पिता बहुत पीछा करने लगे हैं, और शायद उसकी वजह ये भी है कि पहले 4-5-6 बच्चे होते थे, सारे अलग अलग रहने शुरू कर देते थे। आज 1-2 बच्चे होते हैं, तो कहाँ जाएंगे वो भी। एज इन कि अगर लड़की की माँ डेली बात कर रही है, लड़के की माँ भी, लड़की की माँ भी, दोनों। देखो, ये कोई जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, ये कोई जेंडर स्पेसिफिक बात नहीं है, ये तो दोनों के ही हैं। लड़के के माँ बाप भी बहुत उसको पीछा करते हैं और उसको बहुत गाइड करते हैं, ऐसा नहीं है। एक चीज सोनी जी, मतलब आजकल काफी लड़कियों की ये एक्सपेक्टेशन है कि यार मुझे लड़के के पेरेंट्स के साथ तो रहना ही नहीं है, जैसे आप भी बता रहे थे कि आपके केस में भी हुआ था। तो ऐसे केस में कैसे मैनेज करना चाहिए? अगर आपको शादी से पहले पता चल गया तो आप शादी करें? मत करो ना, मैंने तो आपको बोला, शादी इज अ रिजेक्शन प्रोसेस। जब आप शादी के लिए जब ढूंढ रहे हैं तो इट इज अ रिजेक्शन प्रोसेस, आप रिजेक्ट करो, मत रहो ना उसके साथ, मत करो शादी। लड़की बाद में थोड़ी ना बदलेगी। मतलब अगर लड़के के लिए वो चीज इम्पोर्टेंट है कि आप तो मेरे देखना ना, हाँ और बहुत से लड़के हैं जो अपने माँ बाप के साथ नहीं रहना हाँ चाहते। मैंने आजकल देखा है ये, एंड दे आर ओके कि हम आसपास में रह लेंगे, अलग अलग घर में रख देंगे, बट एक घर में नहीं रखना है, तो वैसी भी अंडरस्टैंडिंग होती है। नाइस। तो सोनी जी, अभी एक रैपिड फायर राउंड करना है, बहुत ही काफी क्रिस्प और काफी अच्छा राउंड रहेगा। तो एक एक क्वेश्चन देंगे एंड आपको कुछ बहुत ही मसालेदार कंटेंट देंगे। मसालेदार? अच्छा, रील के लिए? बिल्कुल। छोटे छोटे कंटेंट के लिए, हाँ। बट जेन्युइन आपका। तो एक पहला पहला सवाल, एक लॉ जो आप चेंज करना चाहते हैं दिल से। दहेज का मुकदमा, दहेज का लॉ जो है बिल्कुल बेकार हो चुका है, इट शुड बी अबॉलिश्ड टोटली। 498A और जो नए प्रोविजन में 85-86 है, इट शुड बी अबॉलिश्ड विदाउट एनी सेकंड थॉट्स। ओके, अब अगला क्वेश्चन, झूठा केस डालने वाली लड़की के लिए क्या एक आइडल पनिशमेंट होना चाहिए? आइडियल पनिशमेंट, उसको मिनिमम 50% ऑफ पनिशमेंट होनी चाहिए जो लड़के को होती है अगर वो केस सच्चा होता, मिनिमम 50% होनी चाहिए। एक एक्चुअल रेप का जो अक्यूज्ड है, जिस पे चार्जेस एस्टेब्लिश हो गए, उसके लिए क्या सजा होनी चाहिए? उसके लिए जो सजा है वो होनी चाहिए 10 से 20 साल की सजा है, और आई थिंक इट इज इनफ, उसको उतनी ही सजा होनी चाहिए, कोई लीनियंसी नहीं है। बट काफी लोगों की डिमांड होती है कि उनका मे बी प्राइवेट पार्ट्स काट दो, उन्हें फांसी दे दो, ऐसे टाइप के। रैपिड फायर राउंड है तो इसलिए मैं इसका ज़्यादा जवाब नहीं दे रहा था, पर इसका लंबा जवाब मेरे पास है। पिछले 25 साल के अंदर इस देश में सिर्फ 8 लोगों को फांसी दी गई है, जिनमें से 5 रेप एक्यूज थे और 3 टेररिस्ट थे। अब्दुल कसाब, दाऊद इब्राहिम का भाई, और अजमल जो था, इन 3 को फांसी दी गई है। कोई गैंगस्टर जो हजारों लोगों को मारता है, वो क्या क्राइम नहीं करते? बिल्कुल वो क्राइम नहीं है सोसाइटी के अगेंस्ट? जो टेररिस्ट बम से उड़ा देते हैं, 42 लोगों को मार देते हैं एक बम में, क्या वो क्राइम नहीं करते? क्या एक ही क्राइम दिखाई देता है सोसाइटी को, वेजाइनल वायलेशन ऑफ वुमेन, रेप, उसी के अंदर फांसी होनी चाहिए? बाकी सबको तो कहते हो कि जी दे हैव चांस ऑफ री इनग्रेटिंग देमसेल्फ इन द सोसाइटी, वो इम्प्रूव हो सकते हैं, वो सुधर सकते हैं, तो रेपिस्ट क्यों नहीं इम्प्रूव हो सकता 10 साल की सजा के बाद? नहीं, मेरे हिसाब से तो क्रिमिनल्स नहीं सुधर सकते। तो अगर डेथ पेनल्टी होनी चाहिए तो डेथ पेनल्टी शुड बी यूनिफॉर्म, और उसके ना लॉज अलग होने चाहिए। सिर्फ इसलिए नहीं कि एक रेप का एक्यूज है तो रेप के लिए गिल्टी भी है तो उसको फांसी दे दो, या तो दो तो फिर उन उन लोगों को भी दो जो दसियों लोगों को मारते हैं, उनको तो आप पालते हो 15-15 साल रख के जेलों में, उसके बाद छोड़ देते हो, रेमिशन भी दे देते हो। हाँ, उनको भी डेफिनेटली फांसी होनी चाहिए। अगर आप सुप्रीम कोर्ट जज होते तो सबसे पहला वर्डिक्ट क्या होता आपके साइड? देखिए, अगर मैं जज होता तो कोई वर्डिक्ट मैं सिर्फ केस स्पेसिफिक दे सकता हूँ। अगर मैं किसी केस कोई मेरे साथ आता तो मैं गाइडलाइंस बनाता रेप के लिए, और रेप सेक्सुअल हरासमेंट के केसेस के लिए, और एक गाइडलाइन बनाता दहेज के केसेस के लिए। और क्या होते वो गाइडलाइंस? वो बहुत सारे हैं, फिर रैपिड फायर में नहीं को कंप्लीट कवर होंगे वो। अच्छा, आप एक मेंस राइट एक्टिविस्ट हैं, बट कल को अगर आपके पास कोई फीमेल आती हैं जो एक्चुअल विक्टिम है, आप उन्हें हेल्प करेंगे? नहीं, वो क्यों? क्योंकि मैं मेंस राइट एक्टिविस्ट हूँ। ओह, ओके। देखिए, इसकी बहुत बड़ी वजह है, औरतों के लिए हज़ारों एनजीओज़ खुली हुई हैं, हज़ारों इंस्टीट्यूशंस हैं जहाँ पे वो मदद के लिए जा सकती हैं। आई डोंट वांट टू डिल्यूट माय विज़न, और मैं अपना जो काम है उसको ठीक से कर लूँ वही बहुत है। हम गिनते की लोग हैं जो आदमियों की मदद करते हैं, हमें आदमियों की मदद कर लेने दो। फेयर फेयर पॉइंट। या अगर आप कल पीएम बने तो मेंस राइट्स के लिए क्या
पहला स्टेप होगा? अगर मैं पीएम बना तो मेरा सबसे पहला काम होगा एक बिल इंट्रोड्यूस करना जिसके अंदर 498 को अबॉलिश किया जाएगा, यानी दहेज के मुकदमों को अबॉलिश कर दिया जाएगा पूरी तरह से, और फॉल्स एक्यूजर को एक मिनिमम पनिशमेंट प्रिस्क्राइब्ड होगी। सर एक क्वेश्चन, अगर कोई एक फेमिनिस्ट जिसे आप एडमायर करते हैं? सावित्रीबाई फुले, and she worked in the field of education, or I think every girl should be educated and every girl should become equal by way of their tenacity, hard work and education, and not by taking money from men. अगर आपकी लाइफ पे एक मूवी बने तो उसका टाइटल क्या होगा? हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया। अच्छा, एक मूवी आई थिंक आपने भी प्रोड्यूस की थी, इंडिया सन्स, तो उसका कॉन्सेप्ट क्या है, थोड़ा ब्रीफ में आप बताएंगे? इंडिया सन्स जो है वो बेसिकली दे आर कोलाज ऑफ स्टोरीज ऑफ फॉल्स रेप एक्यूज्ड, जिनके ऊपर रेप के झूठे मुकदमे लगे थे। मेरी फ्रेंड दीपिका और नीरज ने उसको डायरेक्ट किया था, मैंने उसको प्रोड्यूस किया था। मेरा कोई मूवी प्रोडक्शन में कोई खास इंटरेस्ट नहीं था, बट इट वाज माय वे ऑफ गिविंग बैक टू द मूवमेंट दैट आई प्रोड्यूस दैट मूवी, बिकॉज डॉक्यूमेंट्रीज को पैसा नहीं मिलता है, इंडिया में पैसा कमाती नहीं है, और डॉक्यूमेंट्री बनाने के लिए बहुत टाइम, हिम्मत चाहिए। दीपिका हैड दैट डेयरिंग, नीरज हैड दैट डेयरिंग, सो आई सपोर्टेड दैम। एंड ये मूवी यूट्यूब पे देख सकते हैं? ये यूट्यूब पे अभी अवेलेबल नहीं है, जियो हॉटस्टार पे अवेलेबल थी, यूट्यूब पे अब हम इसको डालने वाले हैं थोड़े दिनों। हाँ, ट्रेलर मैंने देखा है, ट्रेलर आपने देखा होगा काफी YouTube काफी पे। प्रॉमिसिंग ट्रेलर था। हाँ, वो इट हैड ओवर 2 मिलियन व्यूज। इट वाज वेरी वेल रिसीव्ड इन बाय क्रिटिक्स। जिसको हमने दिखाया, चाहे वो अमेजन था, चाहे वो नेटफ्लिक्स था, चाहे वो हॉटस्टार था, सबने इसको पसंद किया। बट वो कहते थे हम इस तरह का कंटेंट अपने OTT प्लेटफॉर्म्स पे नहीं रखते हैं जिसमें कि हम ये दिखाएं कि औरतें भी कानून का मिसयूज़ करती हैं, तो इसलिए किसी ने उस मूवी को अपने OTT प्लेटफॉर्म पे नहीं चलाया, बाद में जियो ने चलाया। बट ऐसा क्यों? मतलब व्हाई वर दे डिनाई? मैडम, अगर मैं आपसे आज से आप ये सवाल कर रहे हो, आज से 5 साल पहले मैंने पूछा होता क्या रेप के झूठे मुकदमे होते तो क्या आप मानती? कानून ने मतलब झूठा तो होता ही है। नहीं होता है, कितने % होते हैं अगर मैं ये बात करूं तो? कम। मैडम, जैसा मैंने बताया था आपको 20% 30। मैडम दिल्ली कमीशन ऑफ वुमेन कहती है 54% झूठे होते हैं, हम्म। राजस्थान कमीशन ऑफ वुमेन कहती है 66% झूठे होते हैं। 66% झूठे, ये तो बहुत ज्यादा हो गया। बट मैडम ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये मेंस राइट नहीं कह रहे हैं, ये वुमेन कमीशन कह रही हैं। झूठे ऐसे हो गए ना, रिपोर्ट नहीं झूठे होता ऐसे हो गए ना यार, कि आप अफेयर में हो, रिलेशन में हो, लिव इन में रह रहे हो, जैसे ही आपका लिव इन के बाद रिलेशन खत्म हुआ, लड़के ने मना किया, लड़की ने मना किया, लड़की ने जाके फाइल कर दिया केस कि मेरे मत साथ। रहते, हाँ, मत रहते किसी अरे, गलत से आप अडल्ट हो ना। एक्चुअल केसेस ना रिपोर्ट कम होते हैं, प्रॉब्लम ये भी है। तो नहीं प्राची, ये कौन सी बात हुई कि एक्चुअल केसेस रिपोर्ट नहीं होते इसलिए जो भी रिपोर्ट हो उसमें सजा कर दो? ये तो वही बात होगी, एक कहानी हमने बचपन में पढ़ी थी कि एक गुरु ने कहा कि जिस देश में मूर्ख रहते हैं वहाँ नहीं रहना चाहिए, तो एक डिसिपल नहीं माना उसका, एक शिष्य कहता नहीं मैं तो रहूँगा, तो एक ऐसे शहर में रहने लगा जहाँ मूर्ख रहते थे। तो उसने देखा चौराहे पे एक आदमी को फांसी हो रही थी किसी अपराध में, उसने कहा किस अपराध में हो रही है? तो किसी को पता नहीं था, बोले ये समझदार हो गया इसलिए इसको फांसी हो रही है। थोड़ी देर में उसको फांसी का फंदा फिट नहीं आ रहा था तो उसी को पकड़ लिया, बोले अब तेरे को फांसी देंगे। बोले क्यों, मुझे क्या, मैंने क्या किया? बोले तूने किया कुछ नहीं, पर ये फंदा तेरे गले में फिट आ रहा है। तो शोनी जी, एक आखिरी क्वेश्चन आपके लिए कि अरेंज मैरिज में स्पेशली लड़कों को क्या 2-3 चीज़ों का बहुत ध्यान रखना चाहिए, या उनको ना वो चीज़ असेस करनी चाहिए जब वो लड़की के परिवार से मिल रहे हैं, कि आगे जाके उनके लिए खतरनाक ना बन जाए? बिकॉज अरेंज मैरिज में इस तरह के केसेस मेरे ख्याल से शायद ज़्यादा होते होंगे, डाउरी का केस लगा दिया या कुछ ऐसा केस लगा दिया। थोड़ा लंबा टाइम रखो बिटवीन एंगेजमेंट या रोका जो कहते हैं और शादी के बीच में, तो उसमें आप एक दूसरे को जान सकते हैं। मुझे नहीं पता कि कितने शहरों में ये पॉसिबल है, कितनी सोसाइटीज़ में ये पॉसिबल है, बट अगर मिडिल क्लास की बात करूं तो आई थिंक ज़्यादा लंबा समय बिताना चाहिए एक दूसरे के साथ बात करनी चाहिए, समझना चाहिए, और तभी शादी करनी चाहिए। क्या आपको लगता है इसमें प्राइवेट इन्वेस्टिगेशन का यूज़ करना चाहिए? 100% आज की डेट में बहुत ज़रूरी है। हाँ, जिस तरह के अफेयर्स आज की डेट में सामने आ रहे हैं, जिस तरह के लोगों को चीज़ें बाद में, शादी के बाद में शौक लगते हैं, वो आपको पहले पता होने चाहिए। आई थिंक लड़की के घर वाले तो लड़के की फैमिली, लड़के के बारे में पूरा इन्वेस्टिगेशन करते हैं, उनके पड़ोसियों से, फ्रेंड से, फैमिली से। बट मैंने एटलीस्ट ये देखा है कि लड़के की फैमिली वाले अरेंज मैरिज में उतनी इफ़ यू कैन अफोर्ड यू शुड। हाँ, पर ये सही कह रहे हैं, जैसे मतलब एक
ऑफलाइन काइंड ऑफ इन्वेस्टिगेशन होती है आस-पड़ोसी से, लड़के की होती है। लड़की की भी करनी चाहिए। सो एक लास्ट मैसेज जो आप हमारे व्यूअर्स को देना चाहते हैं शोनी जी? लाइफ मूव्स ऑन। और मैं एक एग्जांपल से समझा देता हूँ। जब मैंने ये मूवी प्रोड्यूस करी थी तो उसका जो शो था, जो प्रीमियर था, उसमें मैंने अपने बेटे को, जो 15-16 साल का था, और मेरा जो भांजा था जो उस समय 15 साल का था, दोनों को बुलाया था। द मैसेज विच आई गिव टू ईच एंड एवरी इंडिविजुअल कि बेटे, लाइफ कैन, एनीथिंग कैन हैपन इन लाइफ, इट इज़ लाइक एन एक्सीडेंट, यू शुड नो हाउ टू वेड योर वे एंड कीप योर हेड हाई एंड मूव ऑन इन योर लाइफ। दूसरा मैसेज जो मैं सारे लड़कों को देता हूँ, मेक मोर मनी, बिकॉज सारे केसेस मनी के ऊपर रिजोल्व हो रहे हैं। यू शुड कंसंट्रेट ऑन मेकिंग मनी। खुदा ना खास्ता अगर कुछ गड़बड़ हो भी गया, द मनी विल सेव यू। मनी विल सेव यू। ग्रेट। थैंक यू वेरी मच यशपाल एंड प्राची फॉर हैविंग मी ऑन द धन्यवाद शो। शोनी जी। एंड आई थिंक आप जो काम कर रहे हैं उसकी वजह से जो बहुत एक्चुअल इम्पोर्टेंट है काफी ये इम्पोर्टेंट एक्चुअली है। सोसाइटी के लिए, मर्दों के लिए, लड़कों के लिए, कि आप उनके राइट्स के लिए खड़े हो रहे हैं। जहाँ पे उनकी आवाज़ दब रही है, हम बोलते हैं कि लड़कियों की आवाज़ दब रही है, बट कहीं न कहीं लड़कों की भी आवाज़ दब रही है, उन पे झूठे केसेस हो रहे हैं। तो आप एक बहुत अच्छा काम कर रहे हैं सोसाइटी में, Thank you. एंड ऑल द बेस्ट टू यू। थैंक यू। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। थैंक यू।